नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिकारों के बारे में नहीं बल्कि जिम्मेदारियों के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए नोट्स हैं, यानी तथ्य तो एकदम सटीक हैं, लेकिन हमारा मिशन इन तथ्यों के पीछे की कहानी को उजागर करना है। सवाल यह है कि एक ऐसा संविधान जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसे 26 साल बाद अचानक नागरिकों के लिए कर्तव्यों की एक सूची जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि 1976 में भारत किस दौर से गुजर रहा था और राष्ट्र को अपने नागरिकों से क्या उम्मीदें थीं। आज हम इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों की परतें खोलेंगे, जो संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 ए में दर्ज है, और देखेंगे कि ये सिर्फ याद करने वाली सूची है या इनका कोई गहरा मतलब भी है। ठीक है, तो चलिए इस पहेली के पहले सिरे को पकड़ते हैं। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये कर्तव्य संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे। मतलब जब 1950 में संविधान बना तब ये थे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए। जो लोग भारतीय राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं वे जानते हैं कि ये कोई आम साल नहीं था। देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी हुई थी। हाँ, ये एक ऐसा समय था जब व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित कर दिया गया था और राष्ट्र और अनुशासन पर बहुत जोर था। बिल्कुल, तो इन कर्तव्यों का जन्म ही एक असाधारण राजनीतिक माहौल में हुआ। और हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है वो है इसकी प्रेरणा। स्रोत कहता है कि ये विचार यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित था। एक लोकतंत्र, एक कम्युनिस्ट देश के संविधान से नागरिकों की जिम्मेदारियों का आइडिया ले रहा है। ये थोड़ा अटपटा नहीं है? देखिए, ये उस दौर की राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है। 1970 के दशक में भारत का झुकाव सोवियत ब्लॉक की तरफ था, और साथ ही आपातकाल के दौरान सरकार का तर्क ये था कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की बात करें, अपनी जिम्मेदारियों की नहीं। उन्हें लगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए कर्तव्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो यह सिर्फ एक कॉपी पेस्ट नहीं था, बल्कि उस समय की राजनीतिक विचारधारा का एक प्रतिबिंब था, एक संदेश था कि नागरिकता सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का भी नाम है। ठीक है, तो ये संदर्भ इसे और भी दिलचस्प बना देता है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि ये कर्तव्य हैं क्या, एक तकनीकी लेकिन जरूरी बात है। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो आप उसे अदालत में घसीट नहीं सकते। अच्छा, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, ये कानूनी तौर पर लागू करने योग्य है ही नहीं। आप इसे संविधान का नैतिक कंपास या आदर्श नागरिक गाइड समझ सकते हैं। ये आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन अगर आप उस दिशा में नहीं जाते तो कोई कानूनी अलार्म नहीं बजता। तो ये संविधान की सॉफ्टवेयर कोडिंग की तरह है, हार्डवेयर नहीं। या हमें बताते हैं कि इस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से कैसे चलाना है, लेकिन अगर आप नहीं चलाते हैं तो कोई एरर मैसेज पॉपअप नहीं होगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये कानून की सख्ती नहीं, बल्कि नागरिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये कर्तव्य आए कहाँ से हैं और इनका कानूनी आधार क्या है, पर असल में ये हैं क्या? ये 11 कर्तव्य हमसे क्या करने को कहते हैं? इन्हें एक एक करके रटने के बजाय हम इन्हें कुछ समूहों में बांटकर समझते हैं। हाँ, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला समूह नागरिक और राष्ट्र के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। इसे हम राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कह सकते हैं। इसमें पहले 4 कर्तव्य आते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये तो सबसे बुनियादी फर्ज हुआ। बिल्कुल। दूसरा कर्तव्य थोड़ा गहरा है। ये कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को अपने दिल में संजो कर रखें। मतलब सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराना काफी नहीं है, बल्कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह जैसे लोगों के समानता, न्याय और बंधुत्व के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। सही कहा। और तीसरा और चौथा कर्तव्य इसी भावना को और मजबूत करते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और देश की रक्षा के लिए बुलाए जाने पर हमेशा तैयार रहना। ये सिर्फ 3-4 लाइनें हैं, लेकिन इनमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी छुपी है।
ये एक नागरिक और उसके देश के बीच के एक औपचारिक अनुबंध की तरह है। तो पहला समूह राष्ट्र और नागरिक के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। लेकिन राष्ट्र सिर्फ सरकार और सीमाओं से नहीं बनता, ये लोगों से बनता है। तो हमारे एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यहीं पर दूसरा समूह आता है। बिल्कुल, इससे हम समाज के प्रति कर्तव्य कह सकते हैं। पांचवां कर्तव्य कहता है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। ये सिर्फ सहनशीलता यानी टॉलरेंस की बात नहीं कर रहा, ये भाईचारे, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, जो उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है। और इसी में हमारी साझी विरासत की बात भी है। छठा कर्तव्य कहता है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति, हमारी गंगा जमुनी तहजीब की अहमियत को समझें और उसे बचाकर रखें। मतलब ये सिर्फ म्यूजियम और पुरानी इमारतों की बात नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके, हमारे त्योहारों, हमारी कला के बारे में है। और नौवां कर्तव्य बहुत व्यावहारिक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है, जहां विरोध प्रदर्शनों में अक्सर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कर्तव्य याद दिलाता है कि बसें, ट्रेन, सरकारी दफ्तर ये किसी सरकार के नहीं बल्कि हम सबके हैं। सही बात है। तो ये समूह इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे रहें। अब आते हैं तीसरे समूह पर, जो शायद सबसे व्यक्तिगत और आधुनिक है। इसे हम व्यक्तिगत विकास और सुधार के कर्तव्य कह सकते हैं। हाँ, और ये वाकई बहुत दिलचस्प है। सातवां कर्तव्य पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। जंगल, झीलें, नदियां, वन्य जीव। सोचिए, ये 1976 में लिखा गया था, जब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आज की तरह हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा नहीं थे। ये उस समय की दूरदर्शिता को दिखाता है। अनेक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये कमाल है। 1976 में संविधान में ये लिखना कि नागरिकों को अंधविश्वास से लड़ना चाहिए, तर्क और सबूत के आधार पर सोचना चाहिए, ये तो बहुत प्रगतिशील सोच थी। ये सिर्फ विज्ञान की पढ़ाई की बात नहीं है, ये एक जिज्ञासु, सवाल पूछने वाली और लगातार सीखने वाली मानसिकता अपनाने की बात है। ये कहता है कि एक अच्छा नागरिक वो है जो आंख बंद करके चीजों को नहीं मानता, बल्कि उन्हें परखता है। और 10वां कर्तव्य इसी सोच को आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक हर क्षेत्र में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने की कोशिश करें, ताकि देश आगे बढ़े। ये व्यक्तिगत तरक्की को देश की तरक्की से सीधे जोड़ता है। सही कहा। ये कहता है कि अगर आप एक बेहतर छात्र, एक बेहतर डॉक्टर, एक बेहतर कलाकार या एक बेहतर सफाई कर्मचारी बनते हैं, तो आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे देश का भला कर रहे हैं। और अब आता है सबसे नया सदस्य, 11वां कर्तव्य। ये बाद में जोड़ा गया है। ये कहता है कि हर माता पिता या अभिभावक का एक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। इसी 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A को जोड़कर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया था। तो एक ही संशोधन ने 2 अद्भुत काम किए। मतलब एक तरफ राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दे, और दूसरी तरफ ये माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को स्कूल भेजें। बिल्कुल, ये अधिकार और कर्तव्य के बीच एक खूबसूरत संतुलन है। ये कहता है कि शिक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। ये पूरे शिक्षा के इकोसिस्टम को पूरा करता है। कमाल है। तो संक्षेप में याद रखने के लिए 2 संशोधन हैं। 42वां 1976 जिसने पहले 10 कर्तव्य जोड़े, और 86वां 2002 जिसने 11वां कर्तव्य जोड़ा। अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर ये गैर न्यायोचित हैं तो क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं? नहीं, ऐसा सोचना एक भूल होगी। इनका असर सीधे न होकर कई अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है। पहला तो वही है जो हमने चर्चा की, ये एक नैतिक दिशा निर्देश है। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक उलझन होती है। हमारे स्रोत कहते हैं कि अदालतें इन कर्तव्यों को कानूनों की व्याख्या के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये गैर न्यायोचित होने के विचार के खिलाफ नहीं जाता? ये तो पिछले दरवाजे से इन्हें लागू करने जैसा हुआ। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ऐसे समझिए,
अदालतें किसी नागरिक को सीधे तौर पर इन कर्तव्यों का पालन न करने के लिए सजा नहीं दे सकती, लेकिन जब वे किसी कानून की वैधता को परख रही होती हैं, तो वे इन कर्तव्यों को एक लेंस की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। मान लीजिए सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाती है और कोई उसे चुनौती देता है। अदालत कह सकती है कि ये कानून वैध है क्योंकि ये संविधान के 7वें मौलिक कर्तव्य यानी पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देता है। अच्छा, तो ये नागरिकों को सजा देने के लिए एक तलवार नहीं है, बल्कि कानूनों को तौलने के लिए एक तराजू की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा संसद इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए अलग से कानून बना सकती है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने के लिए कानून है या वन्य जीवों की रक्षा के लिए कानून है। ये कानून अपनी नैतिक शक्ति इन्हीं मौलिक कर्तव्यों से प्राप्त करते हैं। और एक आखिरी बात जो हमारे स्रोत में भी स्पष्ट है, ये कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार ये है कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ परीक्षाओं में रटने के लिए कुछ बिंदु नहीं है। ये एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का खाका है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक जीवंत लोकतंत्र में अधिकारों और जिम्मेदारियों की गाड़ी एक ही पटरी के 2 पहियों की तरह है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एकदम सही। अगर हम मुख्य बातों को संक्षेप में देखें तो कुल 11 कर्तव्य अनुच्छेद 51A में 1976 में 42वां संशोधन द्वारा यूएसएसआर से प्रेरित होकर जोड़े गए। 11वां कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, जिसे 2002 में 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कानूनी तौर पर सीधे लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन देश के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश और न्यायिक व्याख्या का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह एक बेहतरीन सारांश है। इसने हमें उस सूखी सी लिस्ट से बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया है। और जाते जाते एक अंतिम विचार। हमने 8वें कर्तव्य की बात की थी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और नफरत भरी बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, जहां हर कोई अपने विचारों के इको चेम्बर में बंद है, ऐसे में एक नागरिक के लिए ज्ञानार्जन और सुधार की भावना यानी लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने की सोच रखने के इस कर्तव्य को निभाने का असल मतलब क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।